सुधांशु जी ऐसी याददाश्त के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ किताब बताते हैं, जाके किताब पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर की हु वर शूद्रास, फिर चैप्टर बताते हैं, फिर बताते हैं चौथी लाइन पे जाके पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3। तो इतना मेमोराइज कैसे होता? सुधांशु जी ऐसी याददाश्त के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ किताब बताते हैं, फिर चैप्टर बताते हैं, फिर बताते हैं चौथी लाइन पे जाके पढ़ लेना। तो इतना मेमोराइज कैसे होता है, ये याददाश्त कैसे, इसकी ट्रेनिंग प्रैक्टिस कैसे की जाए? देखिए, इसके लिए मैं बचपन में तो देखिए आपकी वो भी हंस रहे हैं वहां से। ये बचपन में मैंने पढ़ा था। हाँ। ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद की हम्म। पुस्तक में उन्होंने इसका बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि एक कमरे में ज्यादा नहीं, एक 100-200 किताबें भरी हों और तुमसे कहा जाए किताब खोजो तो 5-7-8 मिनट लग जाएगा 10 मिनट खोजने में। वही 50,000 किताबें हों जो एक लाइब्रेरी में हो, कैटलॉग के साथ रखी हों, 2 मिनट में आप जाके उस किताब को निकाल लेंगे। सही बात है। तो ये अंतर है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन किस पैटर्न पे सेटल करते हैं। ये स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक में पढ़ा। तो पहला तो ये है कि हम अवांछित इंफॉर्मेशन को ज्यादा ना लें। दूसरा, हमारा चित्त किस में लगा। जब मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में तो कई बार हमारे स्टूडेंट हमसे पूछते थे, सर ये चीजें इतनी याद कैसे रहती। तो ये बात मैं 30 साल पहले की 25 साल पहले की बता रहा हूँ। तो मैं कहता था, भाई तुमने अगर 10 साल पहले भी कोई फिल्म देखी और फिल्म में कोई गाना देखा, जो गाना अच्छा लगा, तो उसकी 2 लाइन आज भी याद है कि नहीं है। तो ये रजिस्टर पर बैठ के लिखे तो थे नहीं। और अगर ज्यादा अच्छा लगा तो क्या पता 4 लाइनें भी याद हों। सही बात है। और फटाफट फिल्मी गानों पे अंताक्षरी करने को बच्चे सब तैयार हो जाते हैं। कह दो कविता पे अंताक्षरी, इतना कहाँ याद रहता है, क्योंकि कविता सिलेबस में पढ़ते हो, उसे बोझ मान के पढ़ते हो, गाना आनंद से पढ़ते हो। तो उसमें क्या, देखिए हमारे क्या कहा गया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो चित्त जिस चीज में लगा रहता है, मन उस दिशा में अधिक तेजी से सक्रिय होता है, बुद्धि उसको ज्यादा तेजी से ग्रैस्प करती है। तो इसलिए मेरा सिर्फ यह कहना है कि चित्त लगाइए, उसके बाद कुछ करने की जरूरत ही नहीं होता, तो अपने आप ही होता चला ठीक जाता है। आपका जो धार्मिक ज्ञान है, ये किसी गुरु की कृपा या परंपरा से अर्जित है या स्वाध्याय से? देखिए, मुझे थोड़ा बचपन से इन चीजों में इंटरेस्ट था। मेरी टेंडेंसी इसी प्रकार की थी और बचपन में बहुत बड़े विद्वानों और इस ढंग के लोगों के साथ उठने बैठने का, बहुत बच्चे थे, घर पे भी लोग आते थे लखनऊ में? हाँ, और बड़े बड़े साहित्यकार भी घर पे आते थे, नवाबों के शहर में। हाँ, मगर एक लेक्चर सीरीज हमारे पिताजी कराते थे, उसमें हम लोग बहुत बच्चे थे तब। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6, 7th, 8th। तो सुनते थे। तो ऐसा नहीं कि मैं कहूँ हर चीज समझ जाते थे, सुनने से आपको ग्रैस्प हुआ, फिर आप बड़े होते तो उसको एनालाइज कर लेते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो लोग भी माँ बाप हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, उनको कम से कम बच्चों को पॉजिटिव चीजें ग्रैस्प करवाना शुरू करना चाहिए। अब आप ही अगर सिर्फ घर में बैठ के फिल्मी गाना गाएंगे और वो टीवी के ऊपर केवल हंसी मजाक के सीरियल देखेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर अगर सिर्फ यही रहेगा तो बच्चे का मन बहुत शार्प होता है उस चीज को ग्रैस्प करने में। जैसे मिट्टी जब गीली होती है तो वो बीज को उगाने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट स्थिति में होती है, उसमें डालना क्या है यह चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर आप उसमें अच्छे सीड डालेंगे, बड़े होके वो उस ढंग का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो ये मेरा मानना है कि उस ढंग से एक, और हर आदमी की एक टेंडेंसी भी होती है। आप यंगेस्ट सूचना सलाहकार ही बने थे 35 साल की उम्र में, राजनाथ सिंह जी के? नहीं, 30 साल की उम्र में। बाप रे। तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से यहाँ कैसे आगे फिर? अब वो तो बिल्कुल अलग क्षेत्र था। वो ऐसा था कि हम संघ में बहुत सक्रिय थे और उसके बाद जब हम पास आउट करके आए तब तक वो 92 वाली सरकार आ चुकी थी। तो संघ के माध्यम से लखनऊ में कई संघ के बड़े पदाधिकारियों से परिचय हुआ, वहाँ के माध्यम से भाजपा के कई नेताओं से परिचय हुआ, वरिष्ठ लोगों से। अब उसमें एक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी होते थे जिन्होंने मायावती जी के 97 में डेथ हो गई, कलराज मिश्रा जी थे, फिर राजनाथ जी थे, डॉक्टर जोशी से भी उस दरमियान ही परिचय हुआ। तो फिर राजनाथ सिंह जी से बहुत नजदीकी होती चली गई और फिर वो पता ही नहीं लगता है कि कब आप कहाँ चले जाते हैं। मतलब जैसे एक ज़ौक़ का शेर है, ज़ौक़ का नाम सुना होगा ना, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ बहुत बड़े उर्दू के शायर हैं। उनसे पूछा गया कि भाई तुम जिंदगी में यहाँ आ कैसे गए? तो ज़ौक़ ने कहा, ज़ौक़ दुनिया के समंदर में ये कश्ती उम्र की, जिस जगह पर जा लगी वही किनारा हो गया। जबरदस्त।